हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के ये रिवीजन क्लास में। इसके पहले हमने कौन कौन सा रिवीजन किया? हमने इसके पहले इंटरनल ट्रेड का रिवीजन कर लिया, हमने इसके पहले बिजनेस सर्विसेज का भी रिवीजन कर लिया, हमने इसके पहले इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का भी रिवीजन कर लिया। ये बेसिकली जो रिवीजन था तुम्हारा, ये क्लास 12th के साथ हुआ था ना, जो मैंने स्टेट बोर्ड के लिए अलग से वीडियोस डाले हुए थे, उन्हीं के साथ तुम्हें कंबाइन कर दिया था। उसके बाद कल के क्लास में, यानी कि कल हमने किया था इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड का रिवीजन किया था। बहुत सारे लोग देखते नहीं हो मुझे वहां पे, बट ठीक है, चलो मैं डांटता नहीं हूँ तुम्हें। अभी डांटने का टाइम नहीं है, अभी है टाइम रिवीजन का। तो मुझे और एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर सोर्स ऑफ फाइनेंस का प्लीज रिवीजन करा दो। तो यहाँ पे हम लोग अभी सोर्स ऑफ फाइनेंस का रिवीजन करते हैं, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं और एक रिवीजन तुम्हें करा दूंगा आज ही के क्लास में। ठीक है, मतलब आज 2 चैप्टर हो जाएंगे अगर टाइम मिला तो। इफ टाइम नहीं मिला तो फिर मैं एक ही रिवीजन करा पाऊंगा तुम्हें आज। ठीक है क्या बेटा? चलो आगे बढ़े। क्या आवाज आ रही है? मे भी आपको आवाज आ रही है प्रॉपरली। चलो, आज का जो चैप्टर है हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का है। कौन सा चैप्टर बेटा? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का चैप्टर है। चैप्टर चालू करने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करना मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। चैप्टर चालू करने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करना मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट समझते हो सर आप? बताता हूँ, वेट। हाँ, ध्यान दो। चैप्टर चालू करने से पहले मैं ऐसा जानना चाहता हूं कि तुम लोगों को ये पता होगा कि इनिशियल स्टेज में इनिशियल स्टेज में जो कंपनी है, इनिशियल स्टेज में जो कंपनी है बेटा, इनिशियल स्टेज में कंपनी कुछ पैसा बिजनेस के लिए लगाती है क्या? बताओ। इनिशियल स्टेज में कंपनी कुछ पैसा बिजनेस के लिए लगाती है क्या? हाँ सर, कंपनी इनिशियल स्टेज में कुछ पैसा बिजनेस के लिए लगाती है, और जो पैसा बिजनेस के लिए लगाती है वो पैसे को हम बोलते हैं सर यहाँ पे कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, या कैपिटल बोल लो या इनिशियल स्टेज का पैसा फाइनेंस बोल लो। ठीक है, कंपनी जो इनिशियल स्टेज में यहाँ पे पैसा लगाएगी बेटा, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे बेटा? इस पैसे को हम बोलेंगे सर कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल कितने तरीके का आपको शुरुआत में लगाना पड़ेगा, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, ध्यान दो। तो आपको शुरुआती स्टेज में, यानी कि इनिशियल स्टेज में आपको कितने तरीके का कैपिटल लगाना पड़ेगा बेटा? सर इनिशियल स्टेज में हमें 2 तरीके का कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा किसी भी चीज में, किसी भी हालत में। सबसे पहला सर कैपिटल लगाना पड़ता है जो होता है फिक्स कैपिटल, और दूसरा सर हमें जो कैपिटल लगाना होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा? वर्किंग कैपिटल। जो आप इनिशियल स्टेज में लगाओगे वो लगाओगे फिक्स कैपिटल, और जो आप डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए लगाओगे वो रहेगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्यों लगाते हैं सर? सर फिक्स कैपिटल हम फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए लगाते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए लगाते हैं, वो है फिक्स कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल सर, वर्किंग कैपिटल क्यों हमें बेटा, जो हमें फिक्स एसेट्स खरीद तो लिया, उसके बाद डे टू डे के खर्चे भी तो रहेंगे, तो डे टू डे के खर्चों को मैनेज करने के लिए, डे टू डे के खर्चों को मैनेज करने के लिए, यानी कि एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। मेरी इतनी बात तुम्हें समझ में आई क्या? तुम्हारे दिमाग में घुसी क्या बेटा? इतनी बात मेरे तुम्हारे दिमाग में घुसी क्या? क्या हुई? क्या घुसी? क्या हुई? क्या घुसी? क्या? एक सेकंड रुको। चलो, हाँ, अब ध्यान दो। इतनी मेरी बात तुम्हारे समझ में आई क्या? मगज में आई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? फाइनेंस की बात करूं। सर अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो सर मुझे फाइनेंस में अब मुझे पैसा कहाँ से लाना है? एज अ मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मुझे बताओगे क्या? सर मेरे पास ना पैसा लाने के ऑप्शंस है। सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मैं ना जो भी पैसा है वो कहाँ से लाऊंगा? मैं अपने जेब से डाल देता हूँ, यानी कि मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ? ओन फंड डाल देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा? ओन फंड डाल देता हूँ, यानी कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, मैं पहले खुद का पैसा डाल देता हूँ। ठीक है, अगर अगर मेरा खुद का पैसा कम पड़ गया, अगर मेरा खुद का पैसा कम पड़ गया तो मैं पैसा किसी से बोरो कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा अगर खुद का पैसा कम पड़ गया तो मैं किसी से पैसा क्या कर लूंगा? बोरो कर लूंगा। तो जो खुद का पैसा है वो खुद के पैसे को हम क्या बोलते हैं सर? वो खुद के पैसे को हम बोलते हैं शेयर्स। खुद के पैसे को क्या बोलते हैं बेटा? खुद के पैसे को हम बोलते हैं शेयर्स। और जो हम पैसा बाहर से बोरो कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं डेट।
क्या बोलते हैं बेटा? डेट बोलते हैं। क्या इतनी चीज मेरी समझ में आई क्या? अभी तक हम चैप्टर के अंदर नहीं घुसे, अभी तक हम चैप्टर के अंदर नहीं घुसे। देन एक चीज है डिविडेंड। देन एक चीज क्या है बेटा? देन एक चीज है यहाँ पे डिविडेंड। डिविडेंड किसको दिया जाता है सर? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, इतना तो हमें पता है। चलो, डिविडेंड किसको दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड दिया किस में से जाता है? किस में से दिया जाता है बेटा? किस में से दिया जाता है बताओ? डिविडेंड किस में से दिया जाता है सर? डिविडेंड दिया जाता है डिविडेंड दिया जाता है सर प्रॉफिट में से। डिविडेंड किस में से दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट में से। किस में से दिया जाता है बेटा? डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट में से। तो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है डिविडेंड। क्या आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है? हाँ सर, आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। बट आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, क्या पूरा पैसा एज अ डिविडेंड बांट दिया जाएगा क्या प्रॉफिट का? या प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट है क्या पूरा पैसा बांट दिया जाएगा क्या? सर पूरा पैसा नहीं बांटते, थोड़ा पैसा बचाते हैं। सर पूरा पैसा नहीं बांटते, थोड़ा पैसा बचाते हैं। तो थोड़ा पैसा क्या करते हैं बेटा? थोड़ा पैसा करते हैं रिटेन्ड। क्या करते हैं बेटा? थोड़ा पैसा बचाते हैं, यानी कि थोड़ा पैसा हम लोग रिटेन करते हैं। अभी भी हम चैप्टर के अंदर घुसे नहीं है, चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले रहे बेटा। इतनी चीज समझ में है क्या बताओ? हमने क्या कर लिया सर? हमने थोड़ा पैसा क्या कर लिया सर? हमने थोड़ा पैसा क्या कर लिया सर? हमने थोड़ा पैसा रिटेन कर लिया। इतनी चीजें समझ में आई क्या बेटा? इतनी चीजें समझ में आई क्या? मुझे बताओ, इतनी चीजें समझ में आई क्या? बताओ बताओ, आगे बढ़ो क्या सर? यस सर, आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट देख लो क्या क्या है। सबसे पहले आप आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब शुरुआत में कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो मैंने ऊपर बताया वही चीजें अभी आएगी धीरे धीरे। आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। क्या लिखा हुआ है देखो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है सर? डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए लगती है, डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए लगती है। तो डे टू डे ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें आ गई बेटा? तो रेंट आ गया, रेंट देना है, तुम्हें सैलरी देनी है, तुम्हें वेजेस पे करने हैं, ये सारी चीजें आ गई क्या डे टू डे एक्सपेंसेस में? हाँ सर, ये सारी चीजें आ गई। चलो बेटा, तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सर ऑफ कोर्स, ये ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा लगेगा, है ना। अगर तुम्हें डाइवर्सिफाई करना है अपने बिजनेस को तो ज्यादा लगेगा, मतलब ये सारी चीजें। और अगर चक्कर आ रहा है, सॉरी सॉरी, कैसे? नींद नहीं हुई ना बेटा? नींद नहीं हुई ना, इसलिए ध्यान दो। देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, यानी कि मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करूं या अपनी नई नई ब्रांचेस ओपन करूं, तो पैसा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, बराबर है। यही सारी चीजें इसके अंदर आती है बेटा। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स। सोर्स कितने तरीके के होते हैं सर? सोर्स की अगर बात करें सर, किसकी बात करें सर? सोर्स की बात करें सर। सर किसकी बात करें सर? सोर्स की बात करें सर। सोर्सेस ऑफ फंड कितने तरीके के हैं? तो सबसे पहला तो है लॉन्ग टर्म। सबसे पहला कौन सा है बेटा? सबसे पहला तो है लॉन्ग टर्म, देन है मीडियम टर्म, और देन है शॉर्ट टर्म। ठीक है क्या? अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म फंड की, तो लॉन्ग टर्म फंड सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म, देन मीडियम से लॉन्ग जाता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म मतलब सर जो 1 साल, मतलब अप टू 1 ईयर और लेस, जो अप टू 1 ईयर और लेस का पीरियड होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सर मीडियम टर्म की, मीडियम टर्म कितना होता है सर? 1 ईयर से लेके टू 5 ईयर्स तक। 1 साल से लेके कितने साल तक? 1 साल से लेके 5 साल तक का टर्म रहेगा बेटा। कितने टाइम तक का टर्म रहेगा बेटा? 5 साल तक का टर्म रहेगा। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म कितना रहेगा सर? लॉन्ग टर्म रहेगा मोर देन 5 ईयर। इसको बोलते हैं बेटा सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड 3 चीजों में क्लासिफाई किया गया है, एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। मीडियम टर्म मतलब 1 to 5 ईयर, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज्यादा, एंड शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम, 1 या 1 साल से कम। इतनी चीज समझ में है क्या?
इतनी चीज समझ में है क्या? आगे बढ़ते हैं। देन ऑपरेशन बेसिस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ऑपरेशन बेसिस में सर हमें पता है सबसे पहले एक फंड होता है ओनर का फंड, यानी कि ओन फंड। तो सबसे पहला कौन सा है? ओनर्स फंड, जो आप खुद की जेब से डालते हो, जो आप शेयर्स के थ्रू डालते हो, वो होता है ओनर्स फंड। और एक होता है बोरोड फंड। क्या ये सारी चीजें मैंने ऊपर बताई अभी? यस सर, आपने सारी चीजें अभी तो समझाई, अभी तो आपने ऊपर बताई। हाँ वही चीज है बेटा, वही चीज है, वही चीज है। अब ध्यान दो, अब तुम्हारे पास दो सोर्सेस से पैसा लेने के, या तो तुम अंदर से पैसा ले लो यानी कि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, या तो तुम बाहर से पैसा ले लो यानी कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या करोगे? प्लाउ बैक द प्रॉफिट करोगे, उसके बाद डिपॉजिटिंग द सरप्लस इन्वेंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स बोरो करोगे, फैमिली से पैसा लोगे, फ्रेंड से पैसा लोगे, बैंक से पैसा लोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लोगे। तो अलग अलग जगह से आप पैसा ले सकते हो। उसके बाद बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि आप डिविडेंड बांटते हो। क्या करते हो? आप क्या करते हो? डिविडेंड बांटते हो। बट क्या पूरा पैसा एज अ डिविडेंड उड़ा दोगे? क्या क्या प्रॉफिट का पूरा पैसा एज ए डिविडेंड उड़ा दोगे क्या बेटा? क्या पूरा पैसा एज ए डिविडेंड, पूरा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड बांट दोगे क्या? सर पूरा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड नहीं बांटते सर, थोड़ा बचा के रखते हैं। क्या करके रखते हैं बेटा? थोड़ा बचा के रखते हैं। तो जो थोड़ा बचा रहे हो, मारू मारू मारू, जो थोड़ा बचा रहे हो उस पैसे को हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। उस पैसे को क्या बोलते हैं बेटा? रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द टोटल अर्निंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट कैन बी सर्व फॉर दी फ्यूचर। फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा सा पैसा बचा रहे हैं। This part is not divided among the shareholder and self-financing. It depends heavily on the net profit and age of the organization. It depend करता है भाई, अगर प्रॉफिट हुआ तो बचाओगे, नहीं हुआ तो नहीं बचा पाओगे। उसके बाद इसके कुछ मेरिट्स है, ध्यान दो। रिटेन अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है बेटा, ठीक है। अगर कहीं जाके कुछ नहीं मिला तो हमारे पास रिटेन अर्निंग तो बचा हुआ है, बट ये रिटेन अर्निंग आप खुद के लिए यूज नहीं कर सकते। ध्यान दो, ये रिटेन अर्निंग आप खुद के लिए यूज नहीं कर सकते। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है, या क्या आप रिटेन अर्निंग से डिविडेंड दे सकते हो, इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हो? नहीं दे सकते सर, आपातकालीन सिचुएशन के लिए है। कल जाके अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऊंच नीच हो गई, क्या हो गई? ऊंच नीच, तो हमें ये पैसा हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। देन as a fund as guaranteed generated initially, this is greater degree of operational freedom and flexibility. It enhance the capacity of business to absorb unexpected losses. कभी अगर मुझे आपातकालीन सिचुएशन में लॉस हो गया तो मैं इस पैसे को यूज कर सकता हूँ। उसके बाद कुछ लिमिटेशन भी है। एक्सेसिव प्लोइंग बैक मे कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द शेयर होल्डर। बराबर है ना? अगर आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया तो, अगर आपने प्रॉफिट से ज्यादा पैसा निकाल लिया, इसका मतलब अगर आप ज्यादा रिटेन कर रहे हो, इसका मतलब आप दे कम रहे हो ना। तो अगर मैं दे कम रहा हूं तो शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं बेटा, शेयर होल्डर नाराज हो सकते हैं। और हमारे कंपनी का जो मेन एम होता है वो होता है इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ या मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर वही लोग नाराज हो गए, वही लोग रूस गए बेटा, क्या हो गए? रूस। वही लोग अगर रूस गए बेटा, तो फिर तो हमारा फिर कोई फायदा नहीं है कंपनी चलाने का। देन इट इज एन अनसर्टन सोर्स ऑफ फाइनेंस, it is an uncertain source of fund. It is an uncertain source of fund. It is an uncertain source of fund as the profit of the business are fluctuating. The opportunity cost associated with this fund is not recognized by the firm. ठीक है, मतलब आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। उसके बाद जो सेकंड हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है सर टर्म क्रेडिट। क्या है बेटा? क्या है? ट्रेड क्रेडिट। सॉरी, क्या है? ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब कोई पैसा मिलेगा क्या? सर ट्रेड क्रेडिट मतलब कोई पैसा नहीं मिलेगा। ट्रेड क्रेडिट मतलब जो भी हमने गुड्स खरीदे, क्या किया है? जो भी आपने गुड्स खरीदे, उस गुड्स का पैसा देने के लिए एक टाइम पीरियड मिल जाएगा। उधारी पे मिलने वाला सामान, उधारी पे मिलने वाला सामान, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड क्रेडिट। जो सामान आपको उधारी पे मिलता है उसी सामान को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। बट ये जो ट्रेड क्रेडिट का पीरियड रहेगा बेटा, ये बहुत लंबा रहेगा या बहुत छोटा रहता है? किराने की दुकान पे जाओ, किराना ले लो, मतलब ग्रोसरी खरीद लो, एंड वो उसको बोलो कि मैं पैसा बाद में देता हूँ, तो क्या वो तुम्हें 1 साल का पीरियड दे देगा क्या?
नहीं सर, 1 साल का तो नहीं देता है, वो बोलता है 10 दिन में दे देना, वो बोलता है 5 दिन में दे देना। यही तो बोलता हूँ मैं कि जो ट्रेड क्रेडिट है ये आपका लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है? तो सर ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कौन सा फाइनेंस है? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर अकॉर्डिंग टू द क्लास चैप्टर अपीयर्स द रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट पेबल इजंट टेकन इमीडिएटली। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। उसके बाद मेरिट्स क्या क्या है भाई? मेरिट्स तो है, ट्रेड क्रेडिट इज अ कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस। कन्वीनियंट है, ट्रेड क्रेडिट में रेडीली अवेलेबल होता है। इन केस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू सेलर, मतलब तुम्हें सेलर को अगर तुम्हारी औकात पता है कि तुम आदमी चिंदी नहीं हो, तुम आदमी अच्छे हो, अगर सेलर को तुम्हारे बारे में पता है कि तुम आदमी बेकार नहीं हो, तुम आदमी अच्छे हो, तो अगर तुम आदमी अच्छे हो तो तुम्हें पैसा दिया जा सकता है क्या? हाँ सर, अगर हम आदमी अच्छे हैं तो हमें पैसा दिया जा सकता है। ठीक है, तो तुम्हारी अगर पैसा वापस करने की क्या है बेटा? बोलो बोलो बोलो, तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? बोलो हाँ, वही ऑक्स। तुम्हारी अगर पैसा देने की ऑक्स है तो हम तुम्हें क्या देंगे? ट्रेड क्रेडिट देंगे, यानी कि क्रेडिट पीरियड देंगे, बट वो जो पीरियड रहेगा वो छोटा रहता है। ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रॉम्प्ट promote the sale of an organization. ठीक है, either an organization wants to increase the inventory level in the order to meet inventory level increase करने के लिए orders बहुत सारे आने के लिए हम ट्रेड क्रेडिट देते हैं। उसके बाद it does not create any charge on asset। इंपॉर्टेंट है, क्या आप ट्रेड क्रेडिट से क्या कस्टमर कस्टमर मतलब बायर बोल सकता हूँ क्या मैं? हाँ, बायर बोल सकता हूँ। क्या बायर की कोई भी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हो क्या? सर चार्ज क्रिएट नहीं करते हम। क्या मतलब किराने के सामान के लिए उसकी कोई प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा? चार्ज क्रिएट करना मतलब पहली बात तो बेटा, चार्ज क्रिएट करना मतलब होता है सिक्योरिटी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना होता है? सिक्योरिटी क्रिएट करना होता है बेटा। चार्ज क्रिएट करना मतलब उसकी कोई एसेट पे सिक्योरिटी क्रिएट कर दो, मतलब कल जाके अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसकी हम प्रॉपर्टी हड़प लेंगे या कुछ कर लेंगे, वो सारी चीजें। उसके बाद आते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लिमिटेशंस याद रखने के लिए। कई बार क्या होता है, availability of easy and flexible trade credit facility may induce a firm to indulge in over trading which may add the risk of the firm। कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, कभी कभी ज्यादा माल खरीद के ले जाते हैं, बट यहाँ पे रिस्क है ना भाई कि अगर तुम हमारा 50,000 का माल खरीद के गए हो तो और तुमने कल जाके हमारा पैसा डुबा दिया तो हमें तो नुकसान है। छोटे मोटे बिजनेस वालों के लिए तो ये भी नुकसान ही है ना, छोटे मोटे बिजनेस वालों के लिए तो ये भी नुकसान ही है ना। देन ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। आप थोड़ा सा कितना ही फंड रेज कर पा रहे हो, देखो कितना ही आप अर्न कर पा रहे हो, उससे ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, जितना आ रहा है उतना तो आ रहा है, बाकी तो तुम उधारी पे ही बेच रहे हो। देन आता है इट इज जनरली कॉस्टली। अब कॉस्टली है सोर्स ऑफ फंड कंपेयर टू द मोस्ट सोर्स ऑफ फंड। कॉस्टली क्यों है बेटा? कॉस्टली क्यों है? क्योंकि अभी तो पैसा नहीं मिल रहा ना, फायदा भी कुछ नहीं है, फायदा भी कुछ नहीं है। और ट्रेड क्रेडिट में जनरली कोई आप इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करते हो कई बार। ठीक है, कई बार इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करते हो, तो क्या ही फायदा है फिर? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस्टली तो है, अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दूसरे में पैसा तो मिल रहा है, इसमें तो वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इसका फैक्टरिंग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है? फैक्टरिंग। एक सेकेंड पानी पी लो।
हाँ आ रही है आवाज? ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। अब करते हैं शुरू। और चलो, फैक्टरिंग इतना चलो फैक्टरिंग तक समझ में है। अब एक बार फैक्टरिंग चालू कर रहे हैं। फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग क्या है सर? फैक्टरिंग मतलब एक फैक्ट्री ओपन करना है सर? नहीं। फैक्टरिंग क्या है बेटा? फैक्टरिंग क्या है बेटा, बताओ। फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग मतलब, सर फैक्टरिंग मतलब होता है कि अब मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताऊं ना। अब ये एग्जांपल मैं बार बार दे चुका हूँ वैसे, बट बच्चे मानते ही नहीं है। अब ये पता है, ये चौथी बार दूंगा मैं सेम एग्जांपल। मतलब एक ही 11th में भी और 12th में भी मैं चौथी बार दे रहा हूँ। 12th में तो मेरे को बच्चों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान दो, इधर बता दो। सपोज करो ए ने बी को गुड्स बेचे। क्या किए? ए ने बी को गुड्स बेचे। बी जो रहेगा, बी जो रहेगा वो बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे जो गुड्स के पैसे, सपोज करो गुड्स बेचे थे 10,000 के। कितने? 10,000 के। तो ये जो 10,000 के गुड्स थे, ये जो 10,000 के गुड्स थे, ये जो कितने के गुड्स थे बेटा? ये जो 10,000 के गुड्स थे, ये 10,000 के गुड्स आपको मिले कितने में? ये जो 10,000 के गुड्स है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये जो 10,000 के गुड्स थे, इसके लिए बी बोलता है कि मुझे ना एक क्रेडिट पीरियड दो। क्रेडिट पीरियड दो। ये बोलता है भाई क्यों दू, क्यों दू? चलो मैंने दे भी दिया, तो क्या भरोसा है कि तू कल जाके मेरे को पैसा देगा? तू, तेरे ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। एक नंबर का चिंदी आदमी है तू। बी को बोलता है ए कि तू एक नंबर का चिंदी आदमी है, तू मुझे लिख के दे। तू मुझे क्या कर? तू मुझे रिटर्न में दे। क्या कर? तू मुझे लिख के दे कि तू ये जो पैसा है ये मुझे वापस करेगा। तू मुझे लिख के दे कि ये जो पैसा है तू मुझे वापस करेगा। तो बी बोलता है ठीक है भाई, मैं रिटर्न में दे देता हूँ, चलो क्या दिक्कत है, क्या ही बड़ी बात है, मैं तेरे को रिटर्न में दे देता हूँ कि मैं तेरे को पैसा वापस करूंगा। अब इसने क्या किया? इसने रिटर्न में दे दिया। बट ए बोलता है, ए बोलता है कि ये जो तुमने रिटर्न में दिया, मेरे को इसके ऊपर भी भरोसा नहीं है कि ये जो तू बाद में ये बोल सकता है कि ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। तो हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम इसको एक एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो आप मुझे लिख के दो। ये हो सकता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, ये हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, या हो सकता है ये एक प्रॉमिसरी नोट हो सकता है कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, या हो सकता है ये एक प्रॉमिसरी नोट हो, है ना? तुमने लिख के दे दिया। अब यहाँ पे एक ड्यू डेट मेंशन होती है। क्या मेंशन होती है बेटा? ड्यू डेट मेंशन होती है। अब ड्यू डेट में लिखी है तारीख, कोई भी एक तारीख, 22 तारीख लिखी हुई है। और मुझे जरूरत पड़ गई, यानी कि मैं कौन? ए, और मुझे जरूरत पड़ गई 21 तारीख को। तो 21 तारीख को मैं बी के पास जा सकता हूँ ना मांगने? जा सकता हूँ ना? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। फिर ये मैं मार के फेंकता हूँ तुम्हें। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। नहीं जा सकते सर। क्यों नहीं जा सकते बताओ? नहीं जा सकते सर। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सर आप थोड़े से नशे में हो क्या? सर आप नशे में हो? आपने बताया था ना यहाँ पे ड्यू डेट लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है सर? 22 ना? तो 21 को आप बी के पास कैसे जा सकते हो? बी के पास आप जा सकते हो कौन से तारीख को? या तो 22 को जाओ, या तो उसके बाद जाओ। या तो 22 को जाओ, या तो उसके बाद जाओ। उसके पहले नहीं जा सकते आप, उसके पहले नहीं जा सकते आप। तो फिर ये जो 21 है, 21 तारीख को पैसों की जरूरत पड़ी, तो इस टाइम पे मैं पैसे कहाँ से लाऊं? सर ए जा सकता है बैंक के पास। ए किसके पास जा सकता है? बैंक के पास जा सकता है। या ए जा सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, या ए जा सकता है किसी पर्सन के पास। ये किसी के पास भी जा सकता है। ये क्या कर सकता है? ये जो बिल है, ये जो प्रोमिसरी नोट बिल जो भी बोल रहे हो, ये उसको दे सकता है। ये पर्सन को दे दिया, या भी बैंक को दे दिया, किसी को भी दे दिया, और बोलेगा कि मेरे को पैसा दो। बैंक दे देगा, पर्सन भी दे देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी देगा। क्यों देगा भाई? क्यों देगा? बैंक का क्या फायदा है? उस पर्सन का क्या फायदा है? उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या फायदा है? सर ये लोग चार्ज करते हैं, ये बिल तो ले लेंगे, ये प्रोमिसरी नोट तो ले लेंगे, ये चार्ज करेंगे अपना कमीशन। सपोज करो 10,000 की वैल्यू थी, बिल के ऊपर लिखी हुई है, पूरा 10,000 नहीं देंगे आपको, देंगे 9,000, 1,000 डालेंगे अपनी जेब में बेटा, जेब में। ऐसी गंदी बातें नहीं करते।
बेटा जेब में, हाँ जेब में डालेंगे अपने। 1,000 कहाँ डालेंगे बेटा? अपनी जेब में। ठीक है, तो ये 1,000 अपनी जेब में डाला। बाकी जो 20 से लेंगे 22 तारीख को, वो कितना लेंगे? 10,000। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रॉफिट है बेटा। कितने का? 10,000 का। तुम्हारा 1,000 का तो तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट ही है। 1,000 का तो तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट ही है ना बेटा। समझे क्या? इतनी समझ में? तो ये जो प्रोसेस है इतना लंबा चौड़ा, ये जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसी को हम फैक्टरिंग बोलते हैं बेटा। इसी को हम फैक्टरिंग बोलते हैं। चलो वापस आ जाओ। यही है फैक्टरिंग। मेरिट्स क्या है? ऑब्टेनिंग फंड टू फैक्टरिंग इज चीपर देन द फाइनेंसिंग थ्रू अदर मींस ऑफ बैंक क्रेडिट, है ना। बैंक क्रेडिट से चीपर है थोड़ा सा। उसके बाद विद द कैश फ्लो एक्सेलरेट बाय फैक्टरिंग द क्लाइंट इज एबल टू मीट हिज liability promptly as when they arise. Factoring is a source of fund, flexible, ensure definite pattern. इसके ना, इसके यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फैक्टरिंग में कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया जाता। और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है भाई इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है? दिस सोर्स एक्सपेंसिव है। अब सबसे पहले तो चीपर जो बोला है, मुझे ये जमा नहीं बिल्कुल भी। एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है बेटा, क्योंकि आपको कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा जब आपको जरूरत पड़ गई। देन द एडवांस फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड द फैक्टर फॉर्म जनरली अवेलेबल द हायर इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी। फैक्टर एक थर्ड पार्टी है ना, कोई तीसरे पर्सन से हम लोग पैसा ले रहे हैं, जैसे बैंक बोल दिया मैंने वो वगैरह, तो उनसे डील होती है। नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विद द, मतलब कल जाके हो सकता है कि वो जो बिल से पैसा है वो डिफॉल्ट कर दे, है ना, वो कुछ ऐसा हो जाए। उसके बाद आता है लीज फाइनेंसिंग। उसके बाद कौन सा सोर्स ऑफ फंड है बेटा, या कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? सर लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है सर? लीज फाइनेंसिंग मतलब होता है उधारी पे बिजनेस, उधारी पे धंधा। क्या होता है बेटा? उधारी पे धंधा। आदमी हो गया मंदा। उधारी पे धंधा। मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, ना 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 ना, मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, मैंने तुम्हें एसेट्स दी। मैंने तुम्हें क्या दी? एसेट्स दी। बट वो जो एसेट है मैंने तुम्हें दी उधारी पे। मैंने क्या दी तुम्हें? उधारी पे। उधारी पे मतलब लीज पे दी। कैसी दी बेटा? लीज पे दी। अब तुम एसेट्स का यूज कर रहे हो, तुम उसको यूज करने का पैसा मुझे दे रहे हो। बट इसमें एक फायदा क्या है बताओ सर? इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें एसेट परचेस नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ उसका यूज का पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, हमें एसेट परचेस करना पड़ रहा है क्या? अलग से न्यू एसेट परचेस में कॉस्ट नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसके फायदे भी है। ध्यान दो क्या बोल रहा है। अ पीरियोडिक पेमेंट इज अ सेटल डाउन बिटवीन द पार्टीज अलाउिंग द टेम्पररी यूज ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय अनदर कंपनी। एक उस कंपनी का एसेट है क्या? नहीं सर, है किसी और कंपनी का, यूज हम कर रहे हैं। जैसे है किसी क्लास के दूसरे क्लास के बेंचेस, या है किसी दूसरे क्लास के बेंचेस और यूज हम कर रहे हैं, तो ये होती है लीज फाइनेंसिंग। उस पर्सन को हम थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं लीज पे, मतलब रेंटल भी बोल सकते हो आप लीज को। देन मेरिट्स क्या क्या देखते हैं? मेरिट्स तो है इसके अच्छे खासे। इट एनेबल द लेसी टू एक्वायर द एसेट्स विद लोअर इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, पूरा पैसा आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, कुछ नहीं, हम लीज पे ले रहे हैं, लीज एग्रीमेंट बना दो, बात खत्म बेटा। उसके बाद आता है लीज रेंटल पेड टू लेसी एट डिडक्टेबल फ्रॉम कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। बेटा लीज पे टैक्स नहीं लगता है ना, टैक्सेबल प्रॉफिट से हट जाता है। इट प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप। आपको हम ओनरशिप नहीं दे रहे, हमको पैसा तो मिल रहा है, आपको हम सिर्फ एसेट दे रहे हैं। उसके बाद द लीज एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द एंड। तो आपका कोई एग्रीमेंट आपके डेट लेने की, यानी कि लोन लेने की कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं डालता। उसके बाद द रिस्क कैप ऑब्सोलेंस इन द बोन बाय द लेसर। दिस अलाउ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू लेसी टू रिप्लेस द एसेट्स। ठीक है, मतलब अगर नहीं पसंद आया तो दूसरा एसेट्स ले सकते हो ना, ये है। क्योंकि खुद का तो है नहीं भाई, खुद का तो है नहीं, बेचना तो है नहीं, तो आप दूसरा यूज कर सकते हो। उसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या? लीज एग्रीमेंट में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसेट। अब देखो, मैं ओनर हूं तो मैं बोल सकता हूँ इसको ऐसे यूज मत करना, इसको वैसे यूज मत करना, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप डाल सकते हो क्या बेटा? यस सर, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं यूज के केस में। देन आता है द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में अफेक्टेड इन केस ऑफ लीज इज नॉट रिन्यूड। तो लीज अगर रिन्यू नहीं की तो हम आपके एसेट आपके घर से उठा के लाएंगे बेटा आपके साथ। उसके बाद में रिजल्ट द हायर पे आउट। कई बार अगर एसेट बहुत अच्छी होती है तो पे आउट भी ज्यादा होता है, उससे अच्छा तो नया लेना पड़ेगा। द लेसी नेवर बिकम अ ओनर। अगर आप लेसी हो, यानी लेसर लेसी होता है, लेसर मतलब जो दे रहे हैं और लेसी मतलब जिसको दिया जा रहा है। अगर आप लेसी हो तो लेसी जो होगा, लेसी को कभी भी ओनरशिप नहीं मिलती और लेसी कभी भी ओनर नहीं होता बेटा। चलो
उसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? पब्लिक डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट है। पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या सर आप लोगों से पैसा ले सकते हो क्या? क्या आप लोगों से पैसा ले सकते हो क्या? सर लोगों से पैसा ले तो सकते हो, बट लोगों से बेटा ये यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है। देखो तुम्हारे इसमें है नहीं, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो क्या? क्या आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो क्या? सर आप पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो, बट कौन सी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है? सर ओनली एंड ओनली एलिजिबल, ओनली एंड ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ध्यान दो, बाकी जो भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट पब्लिक से नहीं, वो मेंबर से कर सकती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी भी मेंबर से कर सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी मेंबर से कर सकती है। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब क्या होता है, बताओगे क्या? हाँ बेटा बताते हैं। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब बताओगे क्या होता है? बताते हैं। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। जिसका नेटवर्थ और टर्नओवर 500 करोड़ या 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी मतलब हमें पता ही है। तो एलिजिबल कंपनी किस किस से सर ले सकती है बताओ? तो एलिजिबल कंपनी सर दोनों से ले सकती है। एलिजिबल कंपनी की बात करें तो एलिजिबल कंपनी मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और पब्लिक से भी कर सकती है। हमारा मेन कंसर्न पब्लिक है। मेंबर से कर सकती है 10% तक, 10% ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और पब्लिक से कर सकती है 25% तक। 28 नहीं है बेटा ये, ठीक है 25 है, मैं इधर लिख देता हूँ। 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें इस केस में, तो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है 35% तक ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। आई होप इतनी चीजें तुम्हें समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करना और ये सारी चीजें लिख लेना, देन वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है क्या? आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, वही सारी चीजें। मेरिट्स क्या क्या है इसके भाई? मेरिट्स क्या क्या है? द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज अ सिंपल एंड डज नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। जनरली देयर इज अ लोन एग्रीमेंट, एक लोन एग्रीमेंट ही रहता है। अब यहाँ पे मैं बात करूं, पब्लिक डिपॉजिट है तो पब्लिक से पैसा लेना इस जनरली, पब्लिक आपकी कौन होगी? क्रेडिटर हो गई, उनको पैसा वापस भी करना पड़ेगा, और क्रेडिटर है तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यही सारी चीजें याद रखो बेटा। ठीक है, हाँ। और पब्लिक डिपॉजिट पे यूजुअली चार्ज नहीं क्रिएट किया जाता, बट करते भी है कई बार, सिक्योर डिपॉजिट पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर, अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा दो चीजों की। एक तो शेयर में, एक आ गया इक्विटी शेयर और दूसरा आ गया प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, मैं इसको समझाते वक्त तुम्हें सीधा सीधा समझाता हूँ। इक्विटी वाले लोग कौन से लोग? अंदर के लोग। प्रेफरेंस वाले लोग कौन से लोग? बाहर के लोग। तो मुझे सिंपली बताओ, ओनरशिप का राइट या वोटिंग राइट बाहर वालों के लोगों को रहेगा या अंदर वालों के लोगों को रहेगा? सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो सर? सर अंदर वाले को लोगों को, अंदर वाले के लोगों को नहीं, अंदर वाले लोगों को रहेगा ना बेटा, अंदर वाले लोगों को रहेगा ना बेटा। तो मुझे बताओ, ये जो राइट रहेगा, कौन सा राइट बेटा, कौन सा राइट रहेगा? तो इक्विटी शेयर होल्डर को रहेगा ना वोटिंग का राइट। तो ओनर बेसिकली दोनों है, ठीक है, ओनर बेसिकली दोनों है, बट वोटिंग का राइट जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं रहता। अब मैं बात करूं डिविडेंड की, किसकी बात करूं? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। सॉरी बेटा, सॉरी। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? सर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है बेटा डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, किसका डिविडेंड फिक्स है और किसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है? किसका डिविडेंड फिक्स है और किसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है? बताओ। सर डिविडेंड अगर फिक्स की बात करें तो नाम से हमें समझ में आता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इनके नाम में ही है प्रेफरेंस, कि हम पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? इन्हीं लोगों को देंगे।
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड में पहला हिस्सा मिलता है। उसके बाद अगर कुछ बचा तो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, अगर कुछ नहीं बचा तो नहीं मिलेगा कुछ, नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता होगा लिक्विडेशन का, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता होगा लिक्विडेशन का, एक सेकेंड, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता होगा बेटा लिक्विडेशन का। कौन सा? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब, लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप। क्या कंपनी वाइंड अप होती है? क्या कंपनी वाइंड अप होती है? सर होती है। वाइंड अप के टाइम पे क्या किया जाता है सर? वाइंड अप के टाइम पे कंपनी की एसेट को बेचा जाएगा एंड जितनी भी लाइबिलिटी है उसको पे किया जाएगा। हाँ बराबर है, बराबर है ना, बराबर है, यही होता है क्या? बराबर है, हाँ यही होता है। तो कंपनी के एसेट को बेचा जाएगा, देन लाइबिलिटी को पे किया जाएगा। सबसे पहले किसकी लाइबिलिटी पे होगी बेटा? सर सबसे पहले गेम में जो है लाइबिलिटी पे होगी क्रेडिटर्स की। किसकी? क्रेडिटर्स की। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की। उसके बाद बचा तो मिलेगा इक्विटी शेयर्स को, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, इक्विटी वालों को प्रेफरेंस से बाद में डिविडेंड मिलता है और इक्विटी वालों को प्रेफरेंस से बाद में ही लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट में हिस्सा मिलता है। Nando. Equity share as the most source of raising long-term capital by the company. Equity shares represent the ownership of the company. Owners रहते हैं shareholders. Thus, the capital raised by issue of share is known as ownership capital या owners fund भी जो बोलते हैं, मैंने तुम्हें ऊपर जो बताया था वो है। क्या बोला है? Equity shares are suitable for investor who are willing to assume a risk, higher return. देखो अब इक्विटी शेयर होल्डर का ना रिस्क तो है बेटा, ऑब्वियस बात है, इक्विटी शेयर होल्डर को ना रिस्क तो है, बट जितना रिस्क उतना रिटर्न भी है। क्या है? जितना रिस्क है उतना रिटर्न भी है। अगर कल जाके कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, हिस्सा ज्यादा मिलेगा। अगर कम हुआ तो कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कम हुआ तो कम मिलेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी, ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, कुछ हो बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी कैपिटल सर्व द परमानेंट कैपिटल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल परमानेंट होता है, इररिडीमेबल होता है बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं? इररिडीमेबल होता है। इसका मतलब इक्विटी शेयर का कैपिटल रिडीम नहीं किया जा सकता, इसका मतलब उनको पैसा वापस नहीं दिया जा सकता। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद फंड कैन बी रेज थ्रू इक्विटी इशू विदाउट क्रिएटिंग एनी हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर किसी एसेट के ऊपर चार्ज भी नहीं क्रिएट कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर होल्डर बेटा किसी एसेट के ऊपर चार्ज भी नहीं क्रिएट कर सकते। उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, इनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है भाई, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहेगा इनका। उसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या है? इन्वेस्टर हु वांट अ स्टेडी इनकम, इनको स्टेडी इनकम नहीं है, इनको तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, ठीक है, इनकम के नाम पे डिविडेंड तो मिल रहा है बट फ्लक्चुएटिंग है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स टू द अदर सोर्स। इक्विटी शेयर्स ज्यादा पैसा डालते हैं कभी भी, क्योंकि वो ओनर्स है भाई, ओनर्स है। उसके बाद इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग राइट। हाँ तो एक शेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है, वो एक शेयर होता है, वो अगले साल आएगा तुम्हें। मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिले आर इन्वॉल्व व्हाइल रेजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, मैंने तुम्हें अभी डिफरेंस बता दिया था, वही है। प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबल स्टेडी इनकम मिलता है, क्योंकि भाई ये इनका डिविडेंड फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट्स फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द मैनेजमेंट। रुको, ध्यान दो, ध्यान दो। तो इसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंशियल राइट रहते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। रीपेमेंट में भी उनको पहला हिस्सा मिलता है, यानी कि वाइंड अप के टाइम पे उनको पहला हिस्सा मिलता है। प्रेफरेंस कैपिटल does not create any sort of charge, important है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल does not create any sorts of charge, जो सिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर रहेंगे वो कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु विलिंग टू टेक रिस्क, जिनको वोटिंग करनी है और जिनको रिस्क लेने का इच्छा है तो वो प्रेफरेंस शेयर नहीं लेते। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाइल्यूट क्लेम इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट्स। द हाँ मतलब ज्यादा एसेट्स बची तो ज्यादा पैसा भी मिलेगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर द रेट ऑफ
इक्विटी शेयर का डिविडेंड कभी भी हाई रहता है प्रेफरेंस शेयर से, ये भी याद रखना, ठीक है। एज द डिविडेंड दिस शेयर्स इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट, देयर इज नो अश्योरेंस, इंपॉर्टेंट, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा क्या, हो सकता है, हमने क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव पढ़ा है बेटा, ठीक है। द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब प्रॉफिट या एक्सपेंसेस से नहीं होता है, इंपॉर्टेंट। अब आते हैं डिबेंचर पे। डिबेंचर क्या होता है बेटा, बड़ा चैप्टर है ये बहुत, है ना, बड़ा चैप्टर ये बहुत, बट ठीक है, हो जाएगा अभी, ध्यान दो। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जहां से हम पैसा बोरो करते हैं उसको बोलते हैं डिवेंचर, ठीक है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप डिवेंचर से पैसा बोरो कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेते हो। उसके बाद कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर विच बेयर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि डिवेंचर हमारे कौन है बेटा, डिवेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स है, वो ओनर्स है क्या, यहाँ पे कुछ चीजें समझो, डिवेंचर होल्डर हमारे ओनर नहीं है, वो हमारे क्रेडिटर्स है। जैसे बैंक हमारी क्रेडिटर है तो हम उनको देते हैं डिविडेंड, क्या नहीं सर, हम उनको देते हैं इंटरेस्ट, वैसे ही डिवेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर है तो हम उनको क्या देंगे, हम उनको डिविडेंड देंगे क्या, नहीं सर, हम उनको भी इंटरेस्ट देंगे, फिक्स इंटरेस्ट रहता है, डिविडेंड होल्डर्स का जो इंटरेस्ट रहता है फ्री है। अब यहाँ पे अगर डिविडेंड होल्डर आपके ओनर्स नहीं है, अगर डिविडेंड होल्डर आपके कौन नहीं है, ओनर्स नहीं है, तो अगर वो ओनर नहीं है तो क्या उनको वोटिंग राइट रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं रहेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या, मुझे बताओ, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जैसे शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट होता है जो 60 दिन के अंदर दिया जाता है, वैसे डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यस सर, कितने दिनों के अंदर, अलॉटमेंट के 6 मंथ के अंदर लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। मेरिट्स, डिमेरिट्स, इट प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर हु वांट फिक्स्ड इनकम लेसर, अब उनको ही ये पूरा आता है जिनको फिक्स इनकम चाहिए, जैसे फिक्स इंटरेस्ट मिलता है तुम्हें, है ना। उसके बाद द इशू ऑफ डिवेंचर इज सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड द अर्निंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल, जिनकी सेल्स एंड जिनकी अर्निंग स्टेबल है उनको सुटेबल होता है। एज डिवेंचर, देखो डिवेंचर से पैसा वही लेगा जिनका कैश फ्लो अच्छा है, जिनका कैश फ्लो बुरा है वो क्यों लेगा भाई, है ना। एज अ डिवेंचर कैन नॉट कैरी वोटिंग राइट नहीं करता, तो फाइनेंस थ्रू डिवेंचर डज नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल, कंपनी की तरफ से अगर देखे तो कंपनी अपना कंट्रोल खो रही है क्या, नहीं खो रही है सर, ओनरशिप देनी पड़ रही है क्या, नहीं देनी पड़ रही है। उसके बाद फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर्स इज लेस कॉस्टली कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको डिविडेंड में हिस्सा ज्यादा जाता है और इनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लिमिटेशन क्या है, अब फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट, चार्ज क्रिएट होता है क्या, हाँ होता है सर। हमने दो टाइप के डिवेंचर पढ़े, एक होता है सिक्योर्ड डिवेंचर, एक होता है नॉन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिवेंचर। तो सिक्योर्ड डिवेंचर जो रहेंगे वो आपकी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे। उसके बाद आता है in case of redeemable debenture the company has to make provision for repayment of specific date even a period of financial is difficulty, ठीक है। मतलब अगर कल जाके तुम्हारा लॉस भी हुआ, तुम्हें डिबेंचर का पैसा तो देना ही है, ठीक है, रिटेन अर्निंग में से दे दो पर, ठीक है। ईच कंपनी हैज सर्टेन बोरोइंग कैपेसिटी विद द इशू ऑफ डिवेंचर द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू फर्दर बोरो फंड इज रिड्यूस, ठीक है। उसके बाद आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर मैं तुम्हें बता देता हूँ, कमर्शियल पेपर मतलब ऐसा लोन, ठीक है, कंपनी जो अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लेती है, क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी जो अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लेती है उस लोन को बोला जाता है कमर्शियल पेपर के थ्रू लिया हुआ लोन। और जनरली इसका पैसा जो पीरियड रहेगा वो लॉन्गर देन नहीं रहेगा, मतलब 270 दिनों से कम का रहता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, 1 साल से कम का, है ना, 1 साल से कम का। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखो, कमर्शियल पेपर इज सोल्ड अनसिक्योर्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि कमर्शियल पेपर इशू करके आप कोई भी एसेट पे कोलैटरल नहीं कर सकते, कमर्शियल पेपर इशू करके आप कोई भी एसेट पे कोलैटरल नहीं कर सकते, कोलैटरल नहीं रख सकते कोई भी एसेट को, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है ये इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद ओनली फाइनेंशियल साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म कैन रेज मनी थ्रू कमर्शियल पेपर, जो जिनका फर्म बड़ा है भाई, यानी कि जो पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं उन्हीं को कमर्शियल पेपर के थ्रू लोन मिलता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोलैटरल नहीं रखना है ना। अब मुझे बताओ, जो कंपनी नहीं ही चल रही है, मतलब ऐसी कंपनी जो चलती ही नहीं है, तो उस कंपनी को लोन देके क्या करें,
जो कंपनी चलती ही नहीं है ऐसे कंपनी को लोन देके क्या करे, वो कल जाके लोन डुबा देगी। और इसमें लोन का अमाउंट जो रहता है वो ज्यादा रहता है बेसिकली, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़ ले लिया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लिया जाता है, और कोलेटरल भी नहीं है। तो हम नॉर्मल कंपनीज को तो देंगे नहीं, मतलब स्टार्टअप्स को तो देंगे नहीं, हम देते हैं जो रिनाउंड कंपनीज है या जिनका नाम मार्केट में बहुत ज्यादा है, ऐसी कंपनीज को हम लोन देते हैं बेटा, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक वो हम वो वाले चैप्टर में करेंगे, वो वाले चैप्टर में करेंगे हम। बिजनेस सोर्स ऑफ फाइनेंस में किया था शायद हमने, हाँ किया तो है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना बिजनेस सर्विसेज में, बिजनेस सर्विसेज में ऑलरेडी कर चुके हैं ये, हो गया बेटा। चैप्टर एंड बेटा, चैप्टर एंड। आई होप तुमको समझ में आया होगा, आई होप तुमको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी परेशानी, कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड अपन एक छोटा सा एक कमेंट डाल देना अगर अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।